तो बजट अब बस कुछ ही दिन दूर, करीब करीब 11 दिन बचे हैं बजट को लेकर और अब धीरे धीरे हम स्लोली एंड स्टेडली उस बड़े इवेंट की तरफ मूव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मार्केट स्लोली एंड स्टेडली अपने वापस ऑल टाइम हाइस की तरफ दोबारा पहुंच रहा है। करीब करीब 24,500 के ऊपर इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। बाजार पर बातचीत करने के लिए रुचित जैन हमारे साथ मौजूद भी है। रुचित, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज रफ्तार जो पकड़ाई है बाजार को, वो पकड़ाई है आईटी में, और आईटी मेजर दोनों टीसीएस, इन्फोसिस आज लीड लेके कामकाज कर रहे हैं। आप कैसे लीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, मार्केट्स में पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशंस का कंसोलिडेशन हमने इंडेक्स फ्रंट पे देखा, लेकिन ये पूरे कंसोलिडेशन में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म के सपोर्ट्स थे, वो सपोर्ट्स भी ब्रेक नहीं हुए और आज फिर से हमने मोमेंटम लेड बाय आईटी, जैसे आपने कहा, हमने अप ट्रेंड का रिजम्पशन होते हुए देखा है। सो ये आई थिंक मार्केट का एक टिपिकल बिहेवियर रहा है कि ये अप ट्रेंड जो है, उसमें जो भी करेक्शंस आ रहे हैं, वो छोटे-मोटे कंसोलिडेशंस या टाइम वाइज करेक्शन होते हैं और फिर मार्केट में कोई ना कोई सेक्टर ऐसा लीडर इमर्ज होता है। कभी बीच में एफएमसीजी हुआ था, जहां पे एक लार्ज कैप्स में एक अच्छी मूव देखी गई थी। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फिर आया था। अब हम ऑयल एंड गैस में, आईटी में, सो कोई ना कोई सेक्टर मार्केट को सपोर्ट करते जा रहे हैं और इस सेक्टर रोटेशन की वजह से जो भी करेक्शंस हो रहे हैं वो प्राइस वाइज करेक्शंस नहीं हो रहे। सो आई थिंक जब तक ऐसे कोई रिवर्सल के साइंस नहीं होता है, बेटर है कि ट्रेंड के साथ में रहे और ये अप ट्रेंड को राइड करे। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे निफ्टी पे बना है, वो है 24,150 के आसपास। तो 24,150 से 24,200 की रेंज, ये जब तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज इंटैक्ट है, तब तक हमें लग रहा है कि यही सेक्टर रोटेशन ऐसे चलता रहेगा और मार्केट्स में अपमूव कंटिन्यू होता रहेगा। सो बेटर है कि ट्रेंड के साथ में रहे, ट्रेंड के अगेंस्ट काम ना करे और कौन से पॉकेट्स, कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के ये मार्केट में पॉजिटिव बायस से ट्रेड करे। तो रुचित, ये तो निफ्टी को लेकर व्यू है। निफ्टी में आज तो ड्राइविंग सीट पर आईटी है। निफ्टी बैंक, वहां क्या करें? वो आज थोड़ा सा पीएसयू पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में उतना पार्टिसिपेशन नहीं है। क्या करा जाए अभी? यहाँ पे भी देखेंगे तो लास्ट 4-5 दिन में थोड़ा करेक्शन हुआ है, लेकिन कल का लो एग्जैक्ट अपने 20 डेज के ईएमए के आसपास है निफ्टी बैंक इंडेक्स का। और अब देखेंगे एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी करेक्ट पिछले कुछ दिनों में होके अपने 40 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास आ रहा है। एक्सिस बैंक ने आज नए ऑल टाइम हाई बनाए हैं। सो आई थिंक ऑल्दो पीएसयू बैंक्स थोड़े कंसोलिडेशन में अभी भी है, बट लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देख के लग रहा है कि यहाँ से डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रही है। सो निफ्टी बैंक इंडेक्स पे भी हमें लग रहा है कि एक स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखनी चाहिए। इंडेक्स फ्रंट पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और कल का लो जो 51,750 के आसपास है, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो अगर इंटैक्ट रहता है तो हम फिर से ये इंडेक्स को स्लोली एंड ग्रेजुअली 53,200 के आसपास तक जाते हुए देख सकते हैं। 53,200 के आसपास कहीं ये जो इंडेक्स है, ये स्लोली एंड स्टेडली पहुंचता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इंडेक्स पे तो बातचीत हो गई, लेकिन अब रुचित से चर्चा कर लेते हैं बजट बोनांजा पिक्स को लेकर। तो रुचित, बजट में बहुत दिन तो बचे नहीं है, तो कौन सा स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया बजट तक? सी जो हमें लग रहा है कि ऑयल एंड गैस एक ऐसा स्पेस रहेगा कि जहाँ पे बजट तक मोमेंटम काफी पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगी, जिसमें से ओएनजीसी आज मेरी पिक रहेगी, जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। अगर आप ओएनजीसी का स्ट्रक्चर देखिए तो पोजिशनली काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहा है। फेब्रुवरी से लेके अब तक यानी ऑलमोस्ट 5 महीने तक स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में रहा और वो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट ओएनजीसी ने इस हफ्ते देखे, वो भी काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ। सो आई थिंक इरिस्पेक्टिव ऑफ अगर मार्केट थोड़ा वोलेटाइल भी रहता है, तो ये थोड़ा लो बीटा नेम है, तो इसमें रिस्क ज्यादा नहीं रहेगा। तो करंट लेवल्स पे ओएनजीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। 285 का स्टॉप लॉस रखे और 340 से 345 के रेंज के टारगेट्स इस स्टॉक में बजट के आसपास तक एक्सपेक्ट करें। तो 340 345 तक के शो जो मूव है वो ओएनजीसी में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, और आप यहाँ पर बजट के आधार पर खरीदारी कर सकते हैं। 285 का स्टॉप लेकर 340 345 के टारगेट्स के लिए ओएनजीसी पे नजर रखें। लेकिन रुचित के अलावा भी हमने जानकारों से बातचीत की है उनकी बजट पिक्स को लेकर, तो प्रशांत सावंत और पार्थिव शाह क्या पसंद कर रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। पिछले महीने की शुरुआत में जब हमने इलेक्शंस के पिक लिए थे, तब मैंने आरसीएफ रेकमेंड किया था फॉर अ टारगेट ऑफ 220। हालांकि उस वक्त एक जो इलेक्शन के दिन नेगेटिव मूव आई, तब वो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो स्टॉक करीबन 165 से 220 तक आ गया है। अब ये एक ऐसे लेवल पे है जहां से स्काई इज द अपर लिमिट कहते हैं, तो मैं इसको रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 190, 190 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस, और यहाँ से जो मेरा टारगेट होगा वो होंगे करीबन 320 325 तक। पोजिशनली ये 350 तक भी जा सकता है। मुझे लग रहा है स्लो मोर होगा, बट डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। फार्म और एग्री सेक्टर पे गवर्नमेंट का डेफिनेटली फोकस रहेगा। मॉनसून सो फार सो गुड, रीजनेबली अच्छे रहे।
तो मुझे लग रहा है कि वीएसटी टिलर्स एक ऐसी कंपनी है जो अच्छा कर सकती है, नॉट ओनली फॉर दिस ईयर बट फॉर ईयर्स टू कम, बिकॉज टिलर सेगमेंट में ऑलमोस्ट 75% मार्केट शेयर है। 5 हॉर्स पावर से लेके 50 हॉर्स पावर में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। कंपनी जोग्राफिकली भी डिवर्सिफाई करे, यूएस में भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। हमें अच्छे ये लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और उन्होंने पंप सेट्स भी लॉन्च किए, विच इज ऑल्सो वेरी गुड प्रॉक्सी बिजनेस। लुब्रिकेंट्स में भी कंपनी ने फोरे किया है। बहुत ही शानदार मैनेजमेंट है और टेक्नोलॉजी सेंट्रिक है, और मित्सुबिशी के साथ उनका टेक्नोलॉजी टाई अप है। और जिस तरह का गवर्नमेंट का फोकस है, तो छोटे फार्मलैंड्स के लिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से वीएसटी टेलर्स अच्छा है। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप वीएसटी टिलर और आरसीएफ इनके ऊपर भी अदरवाइज नजर बना कर रख सकते हैं। अब बजट से जुड़ी एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर, नीट पेपर लीक का बजट पर भी असर दिख सकता है। सूत्रों के मुताबिक मेडिकल हायर एजुकेशन को लेकर कई ऐलान संभव है। इस खबर पर और डिटेल लेते हैं, हमारे साथ रोहन मौजूद भी हैं। तो रोहन, एक बड़ा मामला रहा है ये हाल फिलहाल में, और इस मामले के बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद बजट में भी इससे रिलेटेड कुछ फैसले आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। क्या डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल, सरकार इस बजट में कई सारी ऐसी घोषणाएं कर सकती हैं जिससे ये दिखे कि वो जो एस्पिरेंट्स हैं या जो छात्र हैं उनके साथ हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी घोषणा हो सकती है वो है हायर एजुकेशन में और खासतौर पे मेडिकल एजुकेशन में नंबर ऑफ सीट्स की बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। खासतौर पे मेडिकल एजुकेशन में यूजी और पीजी यानी कि एमबीबीएस और एमडीएमएस दोनों ही लेवल पर नई सीटें क्रिएट की जा सकती हैं, इसकी घोषणा कर सकती है। और कई सारे नए मेडिकल कॉलेजेस को खोलने की भी घोषणा हो सकती है। खासतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और जो रेफरल हॉस्पिटल्स हैं, इनसे अटैच्ड मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा इसमें कही जा सकती है। इसमें आपको बता दें, जो एक आइडियल बैच साइज माना जाता है एमबीबीएस के लिए वो 150 होता है, लेकिन इसको बढ़ाकर 200 या 250 तक कुछ जगहों पे, कुछ खास जगहों पे किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ ही जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी है उसको भी बढ़ाना होता है। तो ऐसे कई जगहों पे, कई कॉलेजेस में इसको बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। साथ ही जो एम्स हैं उनके अपने जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसको बढ़ाया जा सकता है, और उसके साथ ही जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे उसको बढ़ाने की घोषणा भी की जा सकती है। खासतौर पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कई सारे नए मेडिकल कॉलेजेस की इसमें बजट की घोषणा की जा सकती है। और सिर्फ मेडिकल ही नहीं, आईआईटीज और आईएम्स वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की घोषणा की जा सकती है ताकि नए सीट्स क्रिएट कर सके, और इसके लिए नई जो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट है उसको भी किया जा सकता है, इसकी भी घोषणा की जा सकती है। कुल मिलाकर सरकार कई सारे हायर एजुकेशन को लेकर ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे कि ये लगे कि वो छात्रों के साथ है और इस पूरे मामले में वो छात्रों के साथ है। तो कई सारी घोषणाएं हो सकती हैं, खासतौर से स्पेस को लेके। वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा बजिंग रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इससे रिलेटेड मुद्दे उठते रहे हैं, तो इसके ऊपर शायद कुछ फैसले होते हुए दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन, ये तमाम डिटेल हम तक शेयर करने के लिए। इसके अलावा आने वाले बजट में सरकार का मुख्य फोकस ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी बढ़ाने पर भी रह सकता है। सीएनबीसी आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसके तहत ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर खासा जोर रहने वाला है। पूरी खबर के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। तो लक्ष्मण जी, इस ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन पर फोकस का मतलब क्या है और किस तरह से इसका इम्प्लीकेशन हम बजट में होते हुए देखेंगे? देखिए, आज जो खबर है वो है आपको खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के उसमें एक नया अप्रोच सामने निकल कर आया है। वो कल जब प्रधानमंत्री अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक कर रहे थे वहां भी ये मुद्दा उठा, वो ये कि ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। ग्लोबल वैल्यू चेन समझ लीजिए, दर्शक को भी बता दूं क्योंकि अगले 5 से 10 साल तक यही थीम रहने वाली है सरकार की तमाम कोशिशों का। ये जीवीसी यानी ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब ये हुआ कि कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लिया गाड़ी बनाते हैं, तो इंजन भारत में बना, बॉडी किसी और देश में बना, उसकी चिप किसी और देश में बन गई। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान भारत में बने, और इसकी कोशिश होगी। और बजट में इस तरफ ठोस ऐलान किए जा सकते हैं ताकि जीवीसी में हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। अभी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा कम है, उसको सरकार बढ़ाना चाहती है। इसमें भी ऑटो सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर खास जोर रहने वाला है इस पूरे कवायद में। इसमें कोशिश होगी कि R&D पे फोकस किया जाए, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उस पर फोकस किया जाए, जो बड़े स्केल पे क्लस्टर बनाया जाए उस पर फोकस किया जाए। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा होगा। इसके लिए जो भी इंसेंटिव जिस तरीके से देना हो वो दिया जाएगा। ये पूरा प्रस्ताव है, नीति आयोग ने इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया है और बजट में मुझे लगता है इस पर एक बड़ा फोकस हो सकता है। तो शायद यहाँ पर एक बड़ा फोकस होता हुआ दिखाई पड़े और एक अच्छी तेज़ी इस स्पेस के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। वैसे भी ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा बजिंग रहा भी है और गवर्नमेंट का काफ़ी थ्रस्ट भी रहा है आउटसोर्सिंग को लेके और वैल्यू सप्लाई चेन को लेकर। तो इसके ऊपर भी कुछ फैसले होने की उम्मीद आप लगाकर चल सकते हैं।
आगे बातचीत करते रहेंगे कुछ और अहम खबरों को लेकर भी और कुछ और अहम ट्रिगर्स को लेकर भी, लेकिन रुचित, 2-3 नाम, एक तो पहले आईटी स्पेस में से कोई नाम जिसको आप आइडेंटिफाई कर पाए क्या, क्योंकि आज ये स्पेस बहुत ज़बरदस्त तेज़ी में है, सो यहाँ से कोई नाम आपने कोई पिक किया है क्या? विप्रो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है विद इन द आईटी स्पेस। नो स्टॉक में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन और करेक्टिव फेज हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है। अब स्ट्रेंथ अच्छी बन रही है क्योंकि स्टॉक ने तो प्रीवियस स्विंग हाइस को सरपास किया है, और आज आप वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो अपने एवरेज से कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में ये हाई का ब्रेकआउट स्टॉक में हुआ है। सो आई थिंक यहाँ पे मोमेंटम और कंटिन्यू रह सकता है स्टॉक में। तो अगर फ्रेश खरीदारी विद इन द आईटी स्पेस अगर यहाँ पे लेनी है तो विप्रो में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवरेबल है, जहाँ पे आप थोड़ा शॉर्ट टर्म का नजरिया रखें, 528 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में खरीदारी करें तो 610 के अराउंड का टारगेट स्टॉक में आ सकता है। 610 के टारगेट्स के लिए आप विप्रो पे बेट कर सकते हैं। 558 के जोन्स में अभी ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्पेशली बजट स्पेस को लेकर और रिन्यूएबल स्पेस को लेकर, सोलर सेक्टर को लेकर क्या उम्मीदें हैं, इन सब पे बातचीट होगी छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं बजट बुलेटिन और मार्केट्स के अंदर जो रफ्तार है वो बनी हुई है, अभी भी करीब 1% के आसपास की तेजी और निफ्टी वापस डे हाई की तरफ आ चुका है। 24,550 के जोन्स में निफ्टी अब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वही अगेन आईटी में जो तेजी बढ़ी, फिर से उसका इम्पैक्ट आप बाजार पर देख रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर लंबे समय से रहा है। इसका ही असर है कि भारत में अभी सालाना 100 गीगावाट सोलर पावर का उत्पादन होता है। 3 साल में उत्पादन डबल होने की संभावना है। पीएम सूर्य घर योजना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। ऐसे में इस बजट में सोलर इंडस्ट्री की क्या मांग है, वो जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। सोलर इंडस्ट्री की बजट विश जानते हैं, बताइए आप वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं? सोलर इंडस्ट्री में जब जीएसटी के पहले वेट था तो वेट 0% था। उसके बाद जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया 2070 में तो 5% था, उसको 2021 में 12% किया गया। मेरा ये अनुरोध है कि जीएसटी को वापस 5% किया जाए तो प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है वो जल्दी पूरा होगा। दूसरा, कस्टम ड्यूटी अभी पैनल पे 40%, सॉयल पे 25% और बाकी कंपोनेंट पे भी बहुत सारी कस्टम ड्यूटी है, उसको भी रिड्यूस करके रैशनलाइज किया जाए तो इंडस्ट्री एज सच लार्जर स्केल में फायदा होगा। हम पैनल मैन्युफैक्चरर है, तो पैनल मैन्युफैक्चर करने में जो भी कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं उसमें सारे मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट को 18% जीएसटी है, तो उसको 12% या 5% किया जाए। और जो अभी एमएसएमई को जो इंसेंटिव या सब्सिडी मिल रही है फॉर इम्प्लीमेंटिंग सोलर पैनल फैक्ट्री, तो उसमें भी बढ़ावा किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना जो है उसको जो टेक्निकल ग्लिंच आ रही है, एक मतलब 6 महीने से ये स्कीम शुरू किया है, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कत आ रही है। उसका जो पोर्टल है वो हर 2 दिन 3 दिन में वो बंद हो रहा है, वापस फिर से वापस शुरू कर रहे हैं। तो ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत को आपको मिटिगेट करना। जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए पैनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे कि आईईसी, बीआईएस, उसकी जो प्रोसीजर है वो थोड़ी सरल की जाए और उसमें जो खर्चा हो रहा है वो कम किया जाए। तो आने वाले दशक है वो सोलार के हैं, यहाँ से जो सजेशन दिए गए हैं उस पर अगर वित्त मंत्री अमलवारी करती है तो न केवल इंडस्ट्री को फायदा होगा लेकिन भारत भी आगे अपनी इकोनॉमी में और ग्रोथ कर पाएगा। तो एक बड़ा गेम चेंजर रह सकता है सोलर मार्केट्स के लिए अगर बजट में कुछ भी ऐलान होते हैं। तो वैसे भी लगातार अच्छी तेजी इस स्पेस में बनी ही हुई है। अब खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं किस तरह का सिचुएशन है। खिलाड़ी नंबर 1 का, क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी सत्र है और अब तक के जो रिटर्न्स हैं उसमें लीड कर रहे हैं रूपक डे 12.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। जतिन नेक टू नेक है, 12% का पॉजिटिव रिटर्न जतिन का भी है और ओशो कृष्णन करीब 3% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ सोफार कामकाज करते हुए उनके पोर्टफोलियो दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार अब आज हम नो योर कंपनी में बातचीत करने वाले हैं रेलवे के सेक्टर की उम्मीदों को लेकर। हमारे साथ प्रीतिश चौधरी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।